हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशुतोष है और मैंने स्टेट सर्विसेज का एग्ज़ाम 2018 में क्लियर किया था यूपी का। ठीक है, तो इसलिए बहुत से लोगों ने मुझसे बोला कि आप एक प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो बना दो, तो उसी सीक्वेंस में ये वीडियो है। ऑल्दो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे तो लगता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है ही है, यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ठीक है, जो लोग मुझे जानते हैं हो सकता है उनका कन्विक्शन इस बात से ज़्यादा बढ़ेगा कि ये मेथड्स या ये चीज़ें मैं एडवाइस कर रहा हूँ। तो उस सेक्शन उस मोटिव से वीडियो बना रहा हूँ मैं। बहुत बहुत ज़्यादा स्किल्स तो नहीं है मुझे ऐसे वीडियोस बनाने की, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी कुछ गलती होगी तो कमेंट सेक्शन में मजाक उड़ा दीजिएगा। तो स्टेट सर्विसेज की बात करते हैं। तो स्टेट सर्विसेज का एग्ज़ाम जो है वो 3 स्टेजेस में होगा। उसमें आपका एक प्रीलिम्स का स्टेज होगा और मेंस और इंटरव्यू का स्टेज होगा। तो क्योंकि प्रीलिम्स सबसे बड़ा हर्डल है आज की डेट में भी, और मैं भी काफ़ी वीक हूँ प्रीलिम्स में, और फिल्टरेशन मतलब रेशियो भी बहुत ज़्यादा होता है, तो मेरे ख्याल से इसको स्पेशल अटेंशन मिलना चाहिए। तो ये वीडियो क्योंकि मुझे आदत नहीं है, तो एक वीडियो में केवल प्री ही कवर करूँगा और उसके बाद फिर मेंस और इंटरव्यू का वीडियो अलग से बनाने की कोशिश करूँगा। तो अभी देखिए, प्री के लिए क्या करना है। प्री का पेपर एक दिन होगा और उसमें 2 पेपर देने होंगे हमको, और एक जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा, एक जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होगा। अभी एप्टीट्यूड वाले को देखते हैं पहले। तो एप्टीट्यूड में क्या है कि आपका एक हिंदी का सेक्शन होगा, एक इंग्लिश का सेक्शन होगा, एक मैथमेटिक्स रीजनिंग एप्टी और रीजनिंग का सेक्शन होगा, और एक आपका इंटरपर्सनल स्किल्स का सेक्शन होगा। तो ये सेक्शन क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आपको इसमें बहुत स्पेशल टाइम या एनर्जी डिवोट करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। या मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ तो शायद मुझे उसमें एडवांटेज होगा। मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड वालों की शायद वो स्टेट नहीं समझ पाऊँ इसमें। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर आपको एक डिसेंट लेवल का हिंदी, इंग्लिश और थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड आता है या रीजनिंग आती है, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए पेपर को निकालना। ऑल्दो फिर भी प्रीवियस अगर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर देख लेने चाहिए। इसके प्रीवियस ईयर पेपर से मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और उसी लाइन पे ऑलमोस्ट पेपर रिपीट होता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कुछ स्पेशल, जिन लोगों को स्पेशल दिक्कत होगी आप बता दीजिएगा, मैं उसके बारे में भी कुछ अलग से एडवाइस कर दूँगा। खैर, तो अब आते हैं जीएस पेपर 1, जनरल स्टडीज़ के पेपर पे। तो जनरल स्टडीज़ का पेपर जो है उसमें आपके जनरल स्टडीज़ के जितने भी सेगमेंट हो सकते हैं वो सारे ही ऑलमोस्ट कवर होते हैं। स्टेट सर्विस का एक पैटर्न जो मुझे समझ आया वो ऐसा समझ आया कि वो जितने भी ये मेजर सेक्शन हैं उनको सबको इक्वल वेटेज देते हैं। तो जैसे हिस्ट्री को भी वो अराउंड 21 के अराउंड क्वेश्चंस पूछते हैं। पॉलिटी में भी 17 to 18 क्वेश्चंस पूछते हैं। इकॉनमी में भी अब धीरे धीरे इकॉनमी, क्योंकि इकॉनमी और करंट का पोर्शन काफ़ी ओवरलैपिंग होता है, तो डिसाइड करना मुश्किल है कि कौन सा किसका है। लेकिन फिर भी इकॉनमी में भी अगर 10 या 15 क्वेश्चन पूछते हैं तो करंट में उसी के रेशियो में 30 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। फिर साइंस हो गया, उसमें भी 20 के अराउंड क्वेश्चंस पूछते हैं। और एनवायरनमेंट का भी, एनवायरनमेंट हो गया, और पर्सन इन न्यूज़ टाइप की इन्फॉर्मेशन जो करंट अफेयर्स की होती है उससे भी अब 10 के अराउंड क्वेश्चन, और यूपी बेस्ड क्वेश्चन भी 4-5 ही रहते हैं, वो ज़्यादा नहीं रहते हैं। शायद उनका चलन अब शायद बढ़ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, तो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। खैर, ये जो नए चीज़ें आएंगी या जो नए हैं उसके चक्कर में भागने से पहले ये देखना चाहिए कि क्या हमारा जो बेयर मिनिमम सेक्शन है, जो कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है और साइंस है। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस, ये 4 सेक्शन तो आप ऐसा समझिए कि अगर आप स्टेट सर्विस मतलब यूपी स्टेट सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये 4 सेक्शन आप किसी भी हालत में छोड़ने को मतलब
आप छोड़ ही नहीं सकते ये सेक्शन, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, एज भी हमारे यहाँ पे 40 इयर्स की है। तो तो बहुत सारे लोग होते हैं जो इस सेक्शन में बहुत सीजन्ड होते हैं। अब आपने, अगर आप कह रहे हो कि अभी आपने कॉलेज किया है या अभी अभी जस्ट निकले हो, तो अभी से प्रिपरेशन शुरू करके आप वो सीजन्ड कैंडिडेट्स की बराबरी नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर भी, तो इसीलिए आपको क्या बोलते हैं, अपना एफर्ट बहुत ही टारगेटेड रखना पड़ेगा। तो उसमें फिर चांसेस हो सकते हैं कि आप क्लियर कर जाओ, क्योंकि सारे सीजन्ड कैंडिडेट उतने ज़रूरी नहीं है कि उतने ज़्यादा सीरियस हो उस पर्टिकुलर ईयर में। तो खैर, ये हम जनरल बातें तो नहीं कर सकते। स्टिकिंग टू द सब्जेक्ट, आप क्या बोलते हैं, हाँ, अभी क्या है, करना कैसे है इन पोर्शंस को, जो मैंने बताया कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस के लिए मैं बोलूँगा आपको टारगेट करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टारगेट कैसे करना है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ इसमें सॉल्व पेपर्स लेना, क्योंकि अगर आप अनसॉल्व ले लेते हो तो उसमें, पता नहीं, मुझे कभी अनसॉल्व सूट नहीं करता था वो। उसमें मैं हर टाइम क्वेश्चन के आंसर ही ढूंढने में इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता था कि फिर मैं उसको मेमोराइज़ करना, उसके बाकी जो आसपास की इंफॉर्मेशन है वो समझना, वो बहुत मुश्किल हो जाता था। तो उसके लिए मैंने घटना चक्र यूज़ किया था। आप कोई भी सॉल्ट पेपर का बुक ले सकते हो, कोई किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं है ये। तो आप किसी भी, मतलब अरिहंत का अगर होता है तो उसका ले लो, दृष्टि वगैरह, या लोकल आपके, हाँ, लोकल जितने भी कोई भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा है। आप किसी का भी सॉल्ट पेपर ले लो। सॉल्ट पेपर उसमें, क्योंकि घटना चक्र में आपका यूपी के अलावा ये बॉर्डर के जितने भी स्टेट्स हैं उनका भी पीसीएस के पेपर्स का सॉल्ट रहता है। तो वो एक अच्छा कंपाइलेशन कहूँगा मैं। उसके अलावा सिविल सर्विसेज का भी रहता है, तो और सभी कुछ चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज रहता है, तो वो थोड़ा सा सही रहता है कवर करने के लिए। ठीक है, तो करना क्या है, आप ये सॉल्ट पेपर्स ले लो। अब क्या करना है, इन 4 सेक्शंस के लिए ये जो सॉल्ट पेपर हैं इनको डे 1 से आप ये सॉल्व क्वेश्चंस को करना शुरू कर दो। अब इसको करना कैसे है, करने के लिए मैं ऐसा करता था कि जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पढ़ा, फिर उसके बाद उनमें से ABCD कौन सा आंसर है ऐसा सोचा, और फिर उसके बाद जस्ट उसके नीचे आंसर लिखा होता है तो उसको देखा। अगर आंसर सही है तो ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाता था। और अगर आंसर गलत है तो मैं जस्ट केवल वो क्वेश्चन को 1 लाइनर फॉर्म में, मतलब क्वेश्चन तो ऐसा 2-3 लाइन का हो सकता है ना, लेकिन आप उसको ऐसा 2-3 लाइन का मत लिखना। केवल कोई भी उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है वो लिख के, और फिर उसके बाद आंसर उसका लिख लेना। ठीक है, ऐसा कर करके एक आपकी पैरेलल बुकलेट, मैंने तो ऐसा किया था कि वो, मतलब मैं सॉल्व करता रहता था और हमेशा एक A4 शीट को बीच में से आधा फाड़ लेता था, और फिर उसके बाद उसमें अपना ऐसे एरर्स वगैरह लाइन से लिखते हुए चलता था। और फिर ऐसे 4-5 या 2-3 चैप्टर ख़त्म हो जाते थे, तो उसके बाद वो पेज में जगह ख़त्म हो जाती थी, तो पेज को वहीं पे छोड़ देता था, और फिर नेक्स्ट पोर्शन पे नेक्स्ट पेज ले लेता था, उस पे फिर आगे के लिखता था। तो ऐसा करके बहुत बहुत, मतलब बहुत, मेरा तो पूरा घटना चक्र ऐसे कुछ 30 से 50 पन्नों का बन गया था हर एक सब्जेक्ट का, मतलब स्पेशली ये 4 सब्जेक्ट का। तो फिर बाद में खैर मैं उसको बहुत ज़्यादा रिवाइज़ नहीं कर पाता था, पर ये चीज़ मुझे बहुत कन्विक्शन देता था। जैसे बहुत सारी चीज़ें, अब इसमें ये बहुत सारे 1 लाइनर टाइप की चीज़ें जो बार बार रिवाइज़ होती है वो उसमें पूछते रहते हैं, तो आप वो तुरंत पलट के देख सकते हो, उस चैप्टर के आसपास वो पेज आपको मिल जाएगा, तो पेज उठा के देख लोगे आपकी इस भाई ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें मैं कौन कौन सी चीज़ें भूल रहा था। तो ऐसे किया था मैंने। तो इससे क्या था कि कुछ धीरे धीरे लिखते भी रहते थे, तो एक वो जो बातें चलती हैं कि लिख लिख के पढ़ना चाहिए भैया, वो भी कवर हो जाता था, और बुक भी कवर हो रही होती थी, और ऐसा भी नहीं हो रहा था कि पूरे पूरे दिन ऐसे बुक लेके बैठे हुए हैं और कुछ मटेरियल जनरेट ही नहीं हो रहा है। तो हाँ, तो फिर
ये करा मैंने। अब इसके बाद समस्या इसमें ये आती है कि आप जैसे बहुत टाइम तक ये कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। मतलब जैसे आप में से जो लोग भी घटना चक्र पढ़ते होंगे उनको आइडिया होगा कि कैसे वो बोरिंग हो जाती है एक टाइम के बाद, तो आपको करने का मन नहीं होता है। तो अब क्या, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको उसको सॉल्व करने का बस एक ही सॉल्यूशन है। जैसे उसको डिवाइड कर लो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो अब बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें दिक्कत हो रही है घटना चक्र सॉल्व करने में, तो उसका छोटा छोटा सोल्यूशन ये है कि जैसे कोई चैप्टर है, मैं क्या करता था जब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता था, तो मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मैं हर चैप्टर के केवल शुरू के 10 क्वेश्चन ही करूँगा। या फिर मैंने कई बार ऐसे भी डिसाइड किया था कि मैं केवल यूपीपीएससी के क्वेश्चन करूँगा। फिर मैंने ऐसा भी डिसाइड किया कि अच्छा मैं सारे सबके क्वेश्चन करूँगा, लेकिन केवल 2016 से 2018 तक के जो क्वेश्चंस हैं केवल वो पहले करूँगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ कुछ आप अपने मन से बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि फॉर टाइम बीइंग प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा शॉर्ट हो जाए, मतलब छोटी हो जाएगी। तो पहले आप क्या बोलते हैं 2016 वाले कर लीजिए, फिर 2017 वाले कर लीजिए। तो ऐसे करके आपको बहुत ज़्यादा एकदम से बोझ नहीं होगा, और फिर आप आगे भी बढ़ते रहोगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अटेंड करोगे। तो हो सकता है कि एक क्वेश्चन में आपको बोर कर रहा हो लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपको रिवाइव कर दे। तो ऐसा करके ये घटना चक्र आपको ये मेजरली ये 4 सब्जेक्ट की तो पूरी करनी ही है, ठीक है। फिर उसके बाद बारी आती है, अब इम्पॉर्टेंट सेक्शंस आते हैं। इम्पॉर्टेंट एज इन वो करंट अफेयर्स का पार्ट होते हैं जिनको आपको डेली बेसिस पे करना चाहिए। तो अच्छा, तो डेली बेसिस पे करने वाले सब्जेक्ट के लिए लार्जली जो सोर्स है वो करंट अफेयर्स है। पर इन्वायरमेंट की भी घटना चक्र अवेलेबल है, उसमें भी आप थोड़े बहुत क्वेश्चन दे सकते हैं। अब तो इकोनॉमी की भी आ गई है, और एक एक करंट अफेयर्स का कोई रेगुलर का सोर्स अगर रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑल्दो एंड ऑफ द सीज़न या टूवर्ड्स द एग्ज़ाम कोई कोई घटना कोई करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन आता है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। पर मैं उस टाइम क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहा था, तो पैरेलल करंट अफेयर्स का कोई ना कोई एक सोर्स चलता ही रहता था। तो फिर उससे मुझे मतलब डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट आई एम श्योर बहुत सारा एडवांटेज मिला होगा। जहाँ तक बात रही इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और कुछ स्टैटिक करंट अफेयर्स भी रहते हैं, जैसे जैसे ये आपके स्पोर्ट्स वाली चीज़ें रहती है। तो इसमें नाम वाम मुझे थोड़ा, वैसे तो मैं मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में खेलना सही है, पर करंट अफेयर्स बहुत वीक रहता था मुझे। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे वो स्पोर्ट्स क्रिकेट वगैरह की ऐसी बातें बताया करते थे जो मुझे ईज़िली नहीं याद हो पाती थी। और जैसे आप ये सब फॉलो करते होंगे यूएस ओपन, विंबलडन ओपन और वो सब, तो वो भी मैं बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाता था उसको। लेकिन तो उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने तुरंत करना शुरू करा। न्यूज़पेपर खोलता था, अगर मैं हो रहा होता था उस टाइम कोई टूर्नामेंट तो देख लेता था, तो एक इमेज उसकी बन जाती थी। तो ये वाले जो सेक्शंस हैं क्योंकि इतने डायनेमिक हैं, तो इनका जो करने का नेचर होना चाहिए आपका, वो भी डायनेमिक ही होना चाहिए। स्टैटिक वाला मैंने बता दिया, वो घटना चक्र प्रीवियस ईयर अनसॉल्व से हो रहा है, प्रीवियस ईयर सॉल्व से हो रहा है। लेकिन ये जो पोर्शन है क्योंकि ये डायनेमिक है, तो आप इसको डायनेमिकली सॉल्व करने की भी कोशिश करिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसका स्टैटिक पोर्शन छोड़ दीजिए। अब यहीं पे ये डबल बर्डन है एक तरीके से, कि अगर आपको एच चाहिए, जैसे इसी पेपर से आपका फॉरेस्ट सर्विसेज, स्टेट का जो फॉरेस्ट सर्विस है उसका भी जो जिसकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है, तो अगर वो क्लियर करना है तो आपको वो सारे सेक्शंस अच्छे से करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो करने के लिए आप वही घटना चक्र वाला अगर चाहें तो, या कहीं से भी आप सॉल्व पेपर अरेंज करिए उसके, और सॉल्व क्वेश्चंस अरेंज करिए, और फिर उसके बाद उन्हीं क्वेश्चंस को सेम मेथड जैसे आप ये हिस्ट्री ज्योग्राफी के कर रहे थे उसी मेथड से उसको भी सॉल्व करिए, ठीक है। तो
ऐसा करने से आपको बहुत हद तक, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहेंगी। अब क्या है, अब मैं ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये मैंने करी है, ठीक है। अब आप चाहें कि एनसीईआरटी कर लूँ, रेफरेंस बुक कर लूँ, या आप कल को किसी और से बात करते हो, वो आपको किसी और तरीके की एडवाइस देता है, तो वो सब एडवाइस को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ या मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको करने के लिए, पर आपको थोड़ा प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि मुझे पहले क्या करना है, मुझे उसके बाद क्या करना है। मैंने ऐसे अपनी बुक्स पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लिख दिया था। तो जैसे अपने दिमाग में मेरा ये चलता था कि अगर प्राइमरी सोर्स को मैंने सारे प्राइमरी सोर्स कर लिए तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सेकेंडरी सोर्स पे भी जा सकता हूँ और फिर अगर हो गया वो भी तो भी मैं टर्शरी सोर्स पे जा सकता हूँ। लेकिन अब अगर आप हॉपर बने रहेंगे कि कभी प्राइमरी कर रहे हैं आप, कभी सेकेंडरी कर रहे हैं, कभी टर्शरी कर रहे हैं, और कोई भी सोर्स अगर आपका पूरा नहीं हो रहा है तो फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। फिर वो प्रॉब्लम इन अ सेंस कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो थोड़ा सा डिलेड होगा, होगा तो आई एम वेरी श्योर, लेकिन थोड़ा डिले हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से मेजरली इन चीज़ों पे स्टिक करिए, जो मैं मतलब मेरे हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, क्योंकि हर हर एग्ज़ाम निकालने का देखिए पैटर्न यही है कि जो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं के विसिनिटी में दोबारा क्वेश्चंस रिपीट करे जाते हैं, अनलेस बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हो। खैर वो अगर ड्रास्टिक चेंज होगा भी तो आप सभी के साथ होगा, तो उसमें फिर आपको मतलब उसमें फिर सिमिलर दिक्कतें होंगी। तो क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मूल मंत्र तो यही है मेरे हिसाब से कि जो सबको आता है वो आपको आना चाहिए। तो अगर जो सबको आता है वो आपको आने के लिए, अब आप ऐसे सबसे पूछ तो सकते नहीं हो, पर मेजरली यही है कि वही चीज़ें सबको आती हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जब आप जीएस का हो जाए, अब मान लीजिए आपको दूसरे सोर्स पे नहीं जाना है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, कोई मोटी रेफरेंस बुक या टेक्स्ट बुक नहीं पढ़नी है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो उसका रिवीजन मटेरियल है वो रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें मैंने क्या किया था, हम 4 लोग रहते थे ग्रुप, मतलब एक रूम में। तो हम लोग क्या करते थे कि शाम को बैठ जाते थे और शाम को अपनी लूसेंट रखते थे, ठीक है। तो लूसेंट हम एक आदमी पढ़ता रहता था और एक आदमी मतलब बाकी तीनों जो हैं उसको मार्क करते रहते थे। तो ऐसा करके ताकि हम लोगों को नींद भी ना आए, टाइम भी पास हो जाए और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो जाती थी उस टाइम पे। कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ, अब मतलब अभी कोई सुनेगा तो ये बोलेगा कि लूसेंट और घटना चक्र ये कैसे सोर्सेज बता रहे हो, लेकिन ट्रस्ट करें, इन सोर्सेज से हमने क्लियर करा है। और हमारा तो सर्वे जो भी है, लेकिन हम वन ऑफ हमारे ग्रुप का जो मेंबर है वो फॉरेस्ट सर्विसेज में सेलेक्टेड है, सेंट्रल सर्विसेज के फॉरेस्ट सर्विसेज में। तो ऑलमोस्ट सेम टाइप का प्रोसेस उन्होंने किया था और उनको रिज़ल्ट मिला है, तो आई एम श्योर बाकियों को भी रिज़ल्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा ही है, आप प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर्स करें और उसके साथ साथ एक रेफरेंस, एक लूसेंट के फॉर्म में अगर पतली बुक रखना चाहते हैं तो रखें। फिर आप किसी भी, आजकल तो लूसेंट के जैसी भी अदर बुक्स आने लगी हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। उसके अलावा एक करंट अफेयर्स का सोर्स रखें तो बहुत अच्छा होता है। जो पोर्शन आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको डायनेमिकली अटेंड करने की कोशिश करिए, मतलब न्यूज़पेपर या टीवी, डीडी न्यूज़, कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो वो, लेकिन ये सब तब करना है जब आपका स्टैटिक, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस ये पूरा हो जाए, क्योंकि हर एक सेक्शन का इक्वल वेट, ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है यहाँ पे। तो आपको हर एक सेक्शन को अटेंड करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पॉलिटी बहुत मज़ेदार लग रही है तो आप उसी में बिल्कुल चले जा रहे हैं। आपको कंपटीशन निकालना है। हाँ, ये बात मैंने सोच के रखी थी बोलने के लिए। तो पहले मैं केवल पढ़ने की सोचता रहता था, लेकिन फिर उसके बाद लेटली मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब स्टेट सर्विसेज वाले जो सीजन कैंडिडेट हैं वो सब मिलते थे तो वो कहते थे कि इस बार तो तुम्हारी ये सीट पक्की है, इस बार तो तुम्हारी वो सीट पक्की है। वो चीज़ बहुत हिट करती थी कि क्या बोलते हैं, सीट पक्की, मतलब
वो कंपटीशन वाली फीलिंग देती थी कि हाँ भाई तुम कंपटीशन कर रहे हो, तुम्हें सीट चाहिए, तुम सीट लेने के लिए तुम्हारे पास मतलब जो क्या बोलेंगे, मतलब उस ओरिएंटेशन में तुम समझो, अपने ब्रेन की कंडीशनिंग उस ओरिएंटेशन में करो, ना कि ऐसे रैंडम मतलब रैंडम थॉट्स में कि हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है। इतना ज़्यादा नहीं कि क्या कि सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होने के बाद हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, या कौन से सर्विस की क्या अच्छाई, कौन से सर्विस की क्या बुराई, ये सब में जाने की इतना ज़्यादा ज़रूरत है नहीं अभी इस स्टेज पे। पहले वो एग्ज़ाम क्लियर करो, तो मतलब प्रीलिम्स स्पेसिफिकली। तो तो पहले तो यही करना चाहिए कि आप सॉल्व पेपर से शुरू करिए और करंट अफेयर्स का साथ बनाए रखिए। मेरे ख्याल से इतना ही कहना है मुझे प्रीलिम्स के बारे में। अब मेंस और इंटरव्यू के बारे में मैं अपने दूसरे वीडियो में कहूँगा। उसमें खैर ज़्यादा ऐसा कुछ, उसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये वीडियोस रिलेटेड है मेरे खुद के एक्सपीरियंस के, इसमें बाकी ऐसा कुछ भी मतलब कोई ऐसा अल्टीरियर मोटिव नहीं है ये वीडियो बनाने का। और जिसको अच्छा लगता है वो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे ज़्यादा वीडियो तो है नहीं, लाइक सब्सक्राइब करके भी क्या ही हो जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू।